हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों चैप्टर नंबर 8 चल रहा है हमारा सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। लास्ट क्लास के अंदर बच्चों हमने क्या किया था, 2 मिनट में पहले रिवाइज करेंगे और फिर इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट क्लास के अंदर बच्चों हमने देखा था बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या होता है। द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज इज नोन एज व्हाट बिजनेस फाइनेंस। मतलब बिजनेस एक्टिविटीज करने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने के लिए जो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम बोलते हैं बिजनेस फाइनेंस। और पैसा बिजनेस के लिए क्या होता है बच्चों, लाइफ ब्लड होता है। ये चीज मैंने आपको बताई थी। देर आफ्टर बच्चों हमने देखा था दो तरीके से हमारी रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस के अंदर। पहली थी बच्चों हमारी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो किसके अंदर होती है, फिक्स असेट के अंदर जो पैसा रिक्वायर होता है उसे बोलते हैं फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। और दूसरा डे टू डे ऑपरेशंस करने के लिए जो भी हमको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये चीज मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताई थी। इसके बाद बच्चों हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ फंड्स। ठीक है, हमने बात करी थी प्रोप्राइटरी केस में और पार्टनरशिप केस में। उसमें तो हमने सिंपल बोला था या तो आप अपना पैसा लगाओगे या फिर आप बैंक से या फिर फ्रेंड से बोरो करोगे। लेकिन कंपनी के केस के अंदर हमने बहुत सारे सोर्सेस देखे थे। आई रिपीट, बहुत सारे सोर्सेस देखे थे कि कैसे कैसे पैसा हम मार्केट से या फिर अलग अलग जगह से हम ला सकते हैं। तो बच्चों ये चीज हमने देखी थी, इस ये टेबल को हमने बहुत अच्छे से देखा था। टेबल में बच्चों हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड हम ला सकते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म क्या बोलता था, अगर आपका जो भी आपको पैसा लेकर आना है वो 1 साल तक के लिए लेकर आना है तो आपको शॉर्ट टर्म सोर्सेज यूज करना चाहिए। आपको 1 साल से ज्यादा बट 5 साल तक के लिए पैसा चाहिए तो आपको मीडियम टर्म यूज करना चाहिए। और अगर आपको 5 साल से ज्यादा के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है तो आपको लॉन्ग टर्म यूज करना चाहिए। thereafter बच्चों हमने ओनरशिप के बारे में पढ़ा था। ओनरशिप दो बेसिस पर होती है, एक होता है ओनर्स फंड, एक होता है बोरोड फंड। ओनर्स फंड का मतलब क्या होता है, जब बिजनेस के ओनर बिजनेस में पैसा लगाते हैं, जैसे आप सोल प्रोप्राइटर हो, आप पार्टनर हो या फिर आप शेयर होल्डर हो, अगर आप अपना पैसा बिजनेस के अंदर लगा रहे हो तो उसे हम बोलते हैं ओनर्स फंड। और इसके अंदर एक चीज और हमने और पढ़ी थी कि आपने प्रॉफिट को जो कमाया वापस उसको बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया तो उसको भी हम ओनर्स फंड की कैटेगरी में ही लेंगे। फिर बात करी थी बच्चों हमने बोरोड फंड की। अगर आप कहीं से लोन लेकर आते हो, कहीं से बोरोइंग करते हो तो वो बोरोड फंड कहलाता है। इसके अंदर हमने 2-3 पॉइंट्स देखे थे। आपको फिक्स टाइम के बाद लौटाना पड़ता है, इसके अलावा आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होता है, भले आपका प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। फिर बच्चों हमने देखा था सोर्स ऑफ जनरेशन। आप दो तरीके से इसको कर सकते हो, एक था हमारा इंटरनल सोर्सेस, एक था हमारा एक्सटर्नल सोर्सेस। इंटरनल सोर्स का मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आप पैसों की जुगाड़ कर रहे हो। कैसे, या तो डेटर से जल्दी पैसा मंगाया, या सामान को ज्यादा बेचने की कोशिश करी, प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर दिया, तो कैसे ना कैसे करके आप कोशिश करते हो, लेकिन ये लिमिटेड ही होता है। और एक्सटर्नल सोर्स में देखा था कि बिजनेस के बाहर से पैसा आप लेकर आ रहे हो, चाहे लोन के फॉर्म में लेकर आओ चाहे बोरिंग के फॉर्म में लेकर आओ। और यहां पर हम एक्सटर्नल सोर्सेज क्यों यूज करते थे, जब हमको लार्ज फंड्स की रिक्वायरमेंट होती थी। ये चीज बच्चों पढ़ी थी, मैंने आपको थ्योरी रिवाइज नहीं करवा रहा, बट मैंने आपको ये सारी चीजें समझा दी। बच्चों आज आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम इस चैप्टर को शुरुआत करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। कैसे शुरुआत करेंगे, हम ओनरशिप के बेसिस पर स्टार्ट करेंगे। इस पूरे चैप्टर को ओनरशिप के पे ही बेस्ड है ये, ठीक है। आज हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं ओनर्स फंड को, और फिर जैसे ओनर्स फंड खत्म होगा उसके बाद हम किसकी तरफ चले जाएंगे, बोरोड फंड की तरफ चले जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम ओनर्स फंड की तरफ। तो चलिए, ये आता है हमारा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। और सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले बच्चों, इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स। क्यों, क्योंकि बच्चों क्लास ट्वेल्थ में एक पूरा चैप्टर है शेयर के ऊपर अकाउंट्स के अंदर। तो आपको वो बहुत ध्यान से समझना चाहिए क्या होते हैं शेयर्स, उसके अंदर क्या क्या सारी चीजें होती हैं। तो ये जो बेस आपका क्रिएट होगा वो आपको क्लास ट्वेल्थ में प्लस आपको रियल लाइफ में भी काम आएगा। अगर आपको स्टॉक मार्केट के अंदर इंटरेस्ट आता है तो आपको ये सारी चीजें सीखनी चाहिए। ये आपको चीज समझ में आ रही है, ओके। बट बच्चों मैं सिर्फ थ्योरी रीड नहीं कर पाऊंगा, मैं पहले आपको पूरी कहानी समझाऊंगा क्या होता है पूरा शेयर्स, और फिर हम थ्योरी रीड करेंगे। तो बच्चों पहले बैकग्राउंड समझेंगे और फिर देर आफ्टर हम इस चीज को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों समझते हैं शेयर्स का मतलब क्या होता है। देखो बच्चों, हमने को बताया शेयर्स कंपनी के केस में आते हैं, थोड़ा बहुत हमको आइडिया होना चाहिए। क्यों आइडिया होना चाहिए बच्चों, चैप्टर 2 के अंदर जब हमने कंपनी पढ़ा था, जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में पढ़ा था, प्लस चैप्टर नंबर 7 के अंदर मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ कंपनी बहुत डिटेल में समझाया था कि कंपनी को फॉर्म कैसे करते हैं, तब हमने सारी कहानी देखी थी। अच्छा, फिर से मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए, रिवाइज भी हो जाए। आप और आपके दोस्त को क्या करनी थी, कंपनी बनानी थी। तो आप एक सीए अंकल के पास गए थे या आप लॉयर अंकल के पास गए थे और उनसे बोला था कि आप लोगों को कंपनी खोलनी है। तो उन्होंने बोला था कि बच्चों एक काम करो, कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ जिससे हम आपके डॉक्यूमेंट्स को फुलफिल करेंगे, भरेंगे और उसके बाद आपकी कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराने का काम चालू हो जाएगा।
उन्होंने बोला था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लेकर आओ, उन्होंने बोला था आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लेकर आओ, उन्होंने बोला था बच्चों डायरेक्टर की कंसेंट लेकर आओ। याद आ रहा है कुछ आपको? अच्छे से याद आ रहा है? आप उन्होंने कुछ बोला था आपको एग्रीमेंट लेकर आना है, और आपने अगर फीस पेमेंट कर दी तो आपको उसकी रिसीट लेकर आनी है, जिससे हम आगे प्रोसेस चालू कर पाए। ये सारी चीजें हो गई थी। इसके बाद हमने क्या कराया था बच्चों? इनको फॉर्म वो फिल कराया था, और फिर हमने क्या कर दिया, कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर लिया था। याद आ रहा है? बिल्कुल याद आ गया। फिर बच्चों जो नेक्स्ट स्टेप था वो था हमारा कैपिटल सब्सक्रिप्शन का। याद आ रहा है कुछ? 90% कैपिटल सब्सक्राइब होना चाहिए, अगर नहीं हुई तो सारा पैसा लौटा देना पड़ेगा। सर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है बच्चों? अगर थोड़ा याद आ रहा है तो पूरा याद करने के लिए आपको रिवाइज करना पड़ेगा। आप फिर से जाके वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर बुक में होगा, आप एक बार रीड कर लेना, आपको अच्छे से याद आ जाएगा। अब बच्चों हुए क्या, आप और आपके दोस्त है, इसको करना है बिजनेस। इनके दिमाग में है आइडिया बहुत अच्छा, अब इनको पैसे की रिक्वायरमेंट, और अच्छा खासा पैसा इनको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बच्चों अगर मैं बात करूं, इनको 1 करोड़ रुपए चाहिए एटलीस्ट। सबसे सिंपल अमाउंट रख लेते हैं, इनको कितना चाहिए बच्चों? 1 करोड़ रुपए चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए कंपनी के अंदर, ठीक है। लेकिन इनके पास इतना पैसा नहीं है, इन्होंने थोड़ा बहुत जो अपना लगा दिया, अब इनको 1 करोड़ रुपए की और रिक्वायरमेंट है। अब बच्चों उन्होंने बहुत लोगों को बोला, एडवर्टाइजमेंट करी, हर जगह सब कुछ बताया कि हमको पैसा चाहिए, हमको पैसा चाहिए। तो सब लोग इंटरेस्टेड थे पैसा लगाने के लिए, लेकिन सबके पास अलग अलग पैसे थे। किसी के पास 10,000 थे, किसी के पास 500 रुपए थे, किसी के पास 1 लाख थे, तो किसी के पास 10 लाख थे। अब वो सब चाहते हैं बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना, तो कैसे कैसे हिसाब कर सकते हैं? तो इन दोनों ने डिसाइड किया कि हम हर एक इंसान को बराबर का मौका देंगे। तो इन्होंने क्या बोला, अगर आपको हमारे बिजनेस में पैसा लगाना है तो कम से कम आपको बिजनेस में हमारे 1,000 रुपए तो लगाने पड़ेंगे, या फिर आपको 1,000 के मल्टीपल में पैसा लगाना पड़ेगा। या आपको चीज समझ में आई? सर नहीं आई। या तो बच्चों आपको 1,000 रुपए लगाने पड़ेंगे, या फिर एक ऐसा अमाउंट आपको लगाना पड़ेगा जो 1,000 से डिवाइड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, या तो बेयर मिनिमम आपको 1,000, या फिर 2,000, 3,000, 10,000, 40,000, 50,000, 65,000, 65,000 कह सकते हो आप इसको, 66,000, 30,000, 35,000, मतलब कुछ भी ऐसा लगाना है जो 1,000 से डिवाइड हो जाए, आपको ऐसा ही पैसा लगाना पड़ेगा। आप 500, 100, 200, 400, 800, 900 रुपए ऐसे नहीं लगा सकते, आपको 1,000 या फिर 1,000 के फॉर्म में ही पैसा लगाना पड़ेगा। ये आपको चीज समझ में आई? तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया, इस 1 करोड़ रुपए को इन्होंने 1,000 के टुकड़ों में बांट दिया। तो अगर किसी को पैसा लेना लगाना है तो उसको कम से कम 1,000 लगाने पड़ेंगे, या 1,000 के मल्टीपल में लगाने पड़ेंगे। तो बच्चों इसको बोला जाता है शेयर। इसको बोला जाता है हमारी कंपनी का एक शेयर। अगर हमारी कंपनी में आपको एक चीज की हिस्सेदारी लेनी है, एक हिस्सेदारी लेनी है, तो आपको कम से कम कितने लगाने पड़ेंगे? 1,000 रुपए लगाने पड़ेंगे। अब एक सवाल आता है कि सर ये हमेशा 1,000 रुपए का हो सकता है? नहीं, ये आप डिसाइड करोगे कि आपको मिनिमम अमाउंट कितना चाहिए। आपको 2 रुपए का रख सकते हो आप एक शेयर, आप क्या कहते हैं 500 रुपए का एक शेयर रख सकते हो, आप 10 रुपए का एक शेयर रख सकते हो। ये आपकी मर्जी होती है कि आपको कितने का शेयर रखना है। ये आपको चीज समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। तो बच्चों यहां पर क्या बोला इन्होंने कि आपको अगर बिजनेस में शेयर चाहिए, बिजनेस में ओनरशिप में हिस्सा चाहिए, तो आपको कम से कम 1,000 रुपए लगाने पड़ेंगे। ये चीज समझ में आई? तो आपने क्या बोल दिया कि बिजनेस का एक शेयर 1,000 रुपए का है। तो आप एक शेयर चाहिए तो आपको 1,000 रुपए लगाने पड़ेंगे, या फिर जितने शेयर चाहिए आपको उस हिसाब से 1,000 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर किसी पर्सन के पास 10,000 रुपए हैं, तो अगर वो 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस बिजनेस के अंदर, तो वो कितने शेयर लेगा इस बिजनेस के? तो वो इस बिजनेस के 10 शेयर लेगा। ये आपको चीज समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अगर किसी के पास 1,00,000 रुपए हैं, वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसे कितने शेयर्स खरीदने पड़ेंगे? उसको 100 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि एक शेयर कितने का है? 1,000 रुपए का है। ये चीज समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब एक बात आती है कि आपके बिजनेस में लोग पैसा लगा तो रहे हैं, लेकिन अब उनको प्रूफ क्या है उनके पास कि उन्होंने आपके बिजनेस में पैसा लगाया? आई रिपीट, लोग आपके बिजनेस में पैसा लगा तो रहे हैं, लेकिन आप उनको क्या प्रूफ दोगे कि हाँ आपने हमारे बिजनेस में पैसा लगाया? तो आप उनको कोई ना कोई तो रिसीट तो दोगे कि हाँ भाई आपने हमारे बिजनेस के अंदर पैसा लगाया है, आपने हमारे बिजनेस में एक शेयर खरीदा है, आपने हमारे बिजनेस में 100 शेयर खरीदे, आपने हमारे बिजनेस में 10 शेयर खरीदे। आप उनको कोई प्रूफ तो दोगे या नहीं दोगे? बिल्कुल दोगे। तो बच्चों उस प्रूफ को बोला जाता है शेयर सर्टिफिकेट। आई रिपीट, उस प्रूफ को क्या बोला जाता है? शेयर सर्टिफिकेट। आप एक सर्टिफिकेट बनाकर दोगे जिसपे लिखोगे कि इस पर्सन ने इतने रुपए के इतने शेयर्स हमारे कंपनी के खरीदे हैं, और उस पर आपकी कंपनी के जो भी सीनियर ऑफिशियल्स होंगे उसके साइन होंगे। आपको चीज समझ में आई? सर आ गई लेकिन हजम नहीं हो रही।
तो बच्चों अभी हजम करवाते हैं आपको, आपको एक्चुअल में सर्टिफिकेट ही दिखा देते हैं ना अच्छे से, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में सर्टिफिकेट क्या होता है। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे एक सर्टिफिकेट आ गया है, जो क्या दे रखा है जरा मैं आपको दिखाता हूं, एक सेकंड। हाँ, तो आपको एक सर्टिफिकेट दे रखा है, गौर से अगर आप देखिए सर्टिफिकेट पे नाम क्या दे रखा है बच्चों, जॉन एडम बैरन, ये किसी बाहर कंपनी का शेयर है। इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इनके पास 1000 शेयर है बच्चों, 1000 शेयर है, और कितने का है, 1 यूरो का, 1 यूरो का है, ठीक है। और वही फुली पेड, मतलब उसने पूरा पैसा दे दिया है। ये चीज समझ में आ रही है। तो देखो उन्होंने नीचे साइन हो रहे हैं, डायरेक्टर, सेक्रेटरी, विटनेस, इनके साइन हो रहे हैं। और कब ये शेयर सर्टिफिकेट इशू हुआ है, इसने कब पैसे लगाए थे बिजनेस में, लास्ट में देखो डेट दे रखी है 24 अक्टूबर 2016। ये चीज समझ में आ रही है। तो बच्चों ये क्या है, ये एक शेयर सर्टिफिकेट है, जो आपके ओनर, जो आपके शेयर्स खरीदता है, आप उनको वो सर्टिफिकेट देते हो, जिससे उनके पास प्रूफ रहता है कि हाँ उन्होंने आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं। ये चीज क्लियर हो गया। तो एक बार फिर से दिखा रहा हूं, देखो शेयर के अंदर क्या दे रखा है, इन्होंने कितने शेयर्स खरीदे, 1000 शेयर खरीदे हैं। और कितने का एक शेयर है, 1 रुपए का एक शेयर है। यूरो मतलब एक, उनकी करेंसी का 1 रुपया, हमारी करेंसी का 1 रुपया। तो उन्होंने 1 रुपए का एक शेयर खरीदा और उन्होंने 1000 शेयर खरीदे, मतलब इन्होंने पैसा लगाया। हमारी कंपनी के केस में कितने रुपए था शेयर, एक शेयर कितने का था, 1000 का था। और उन्होंने यहां पर कितना रखा हुआ है, 1 रुपए का रखा हुआ है। तो मर्जी होती है, आपको 1 रुपए का रखना है, आपको 10 रुपए का रखना है, आपको 10 लाख रुपए का रखना है, आपको 10,000 का रखना है, या आपकी इच्छा है। ये आपको चीज समझ में आ गई, बहुत ही बढ़िया। तो ये चीज हमने बताई। तो आप उनको बदले में क्या दोगे, वो आपके बिजनेस में पैसा लगाएंगे और बदले में आप उनको क्या दोगे, शेयर सर्टिफिकेट दोगे। ये चीज समझ में आई, बहुत बढ़िया। पर बच्चों अब क्या होता है प्रैक्टिकली, अब आपको प्रैक्टिकली ऐसे पेपर नहीं मिलते हैं। अब आपको ऑनलाइन आपके अकाउंट के अंदर ये सर्टिफिकेट आ जाता है। आप चाहो तो उसको प्रिंट भी करवा सकते हो, ठीक है। अब फिजिकल सर्टिफिकेट नहीं आते हैं, आपके ऑनलाइन आपका जो अकाउंट होता है उसके एप्लीकेशन के अंदर वो सर्टिफिकेट आपके अकाउंट में आ जाएगा और बताएगा कि आपके पास इतने शेयर है और आपने इतने रुपए लगाए हैं। ये चीज समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। तो ऐसे आप मार्केट के अंदर शेयर कर सकते, शेयर इशू कर सकते हो, और लोग आपके बिजनेस में शेयर खरीदेंगे और अपना पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। ये चीज क्लियर हो गया। और बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये है, जो मैंने आपको बताई, कि जो शेयर खरीदता है ना, तो वो कंपनी का क्या बन जाता है, ओनर बन जाता है। ये चीज समझ में, क्या बन जाता है, ओनर बन जाता है। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। ओके, अब बच्चों बात करते हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स की, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, मैं टाइप्स बताने वाला हूं, इसको अच्छे से समझना, ठीक है। क्लास लंबी हो सकती है लेकिन डिटेल होगी, आपको हर एक चीज समझ में आएगी। तो टाइप्स ऑफ शेयर्स की हम बात करने वाले। तो बच्चों टाइप्स ऑफ शेयर्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं हमारे इक्विटी शेयर्स, और बच्चों एक होते हैं हमारे प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। क्या होते हैं बच्चों, एक होते हैं हमारे इक्विटी शेयर्स और दूसरे होते हैं हमारे प्रेफरेंस शेयर्स। यहां पे बच्चों इक्विटी का मतलब होता है ओनरशिप, ठीक है। इक्विटी का यहां पर मतलब क्या होता है, ओनरशिप। और प्रेफरेंस का मतलब तो बच्चों आपको पता ही है, इंपॉर्टेंस देना, ठीक है। तो इसका मतलब मैं बता नहीं रहा, लिखवा नहीं रहा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। ओके, तो बच्चों जब आप इक्विटी शेयर इशू करते हो और उससे जो पैसा आता है, आई रिपीट, जब आप इक्विटी शेयर इशू करते हो और उससे जो पैसा आता है, तो उसे बोला जाता है इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या बोला जाता है बच्चों, इक्विटी शेयर कैपिटल बोला जाता है। और जब आप प्रेफरेंस शेयर को इशू करते हो, बेटा जब मार्केट में बेचते हो ना, तो इशू वर्ड यूज करता है, आपने शेयर इशू करे, तो जब आप प्रेफरेंस शेयर इशू करते हो और उससे जो पैसा आता है, तो उससे क्या बोला जाता है बच्चों, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोला जाता है। ये आपको चीज समझ में आ रही है, बहुत ही अच्छे से, ठीक है। अब बच्चों यहां पर मैं आपको जरा इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी साथ साथ बताता जाऊंगा और दोनों के बारे में प्रॉपर्टीज भी समझाता जाऊंगा। ये चीज समझ में आ गई, ओके। अब देखो बच्चों इक्विटी शेयर्स में क्या सीन होता है और प्रेफरेंस शेयर के अंदर क्या सीन होता है। जैसा बच्चों मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, इसको इक्विटी शेयर्स को ओनरशिप बोलते हैं, तो इसलिए इसको ओनरशिप कैपिटल भी बोल दिया जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, इसको ओनरशिप कैपिटल भी कभी कभार बोल देते हैं, या फिर इसको आप ओनर्स फंड भी बोल सकते हो। ये आपको चीज समझ में आ रही है। या तो आप इसको ओनरशिप कैपिटल बोल सकते हो या ओनर्स फंड भी बोल सकते हो, लेकिन जो सबसे पॉपुलर नाम है, जो सबसे ज्यादा यूज होता है, वो होता है हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर्स में आपको क्या मिलती है बच्चों, प्रेफरेंस मिलती है, या ये कह लो आपको इंपॉर्टेंस मिलती है। अब किस चीज में इंपॉर्टेंस मिलती है बच्चों, ये भी हम डिटेल में समझेंगे। अब बच्चों होता क्या है, आपने इक्विटी शेयर में पैसे लगाए
और इक्विटी शेयर होल्डर को आर द रियल ओनर्स ऑफ द बिजनेस भी कहा जाता है। ये असली मालिक होते हैं कंपनी के। अगर आपने कंपनी में इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं मतलब आप कंपनी के असली मालिकों में से एक हो। ये चीज समझ में आ रही है? बहुत अच्छे। तो बच्चों होता क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है, जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो कंपनी का प्रॉफिट को क्या करेंगे, या तो वो शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, आई रिपीट, या तो वो कंपनी के शेयर होल्डर्स में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, या फिर बिजनेस में रिटेन करके रखेंगे। बच्चों रिटेन का मतलब क्या होता है कि बिजनेस में संभाल के रखेंगे, जब फर्दर रिक्वायरमेंट होगी पैसे की तो हम इसी पैसे को यूज कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर प्रॉफिट को क्या हो रहा है, जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो इक्विटी शेयर होल्डर में या तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे या फिर डिस्ट्रीब्यूट ना करके प्रॉफिट को बिजनेस के अंदर रिटेन ही रख लेंगे, वापस ही रख लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। और बच्चों जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना तो एक टेक्निकल वर्ड यूज किया जाता है डिविडेंड। बच्चों अच्छे से याद कर लेना, ये वर्ड बहुत काम आएगा। क्या आप बोलते हैं उस चीज को बच्चों? डिविडेंड, DIVIDEND, डिविडेंड। ठीक है, जब कंपनी प्रॉफिट शेयर होल्डर्स के बीच में बांट देती है तो बच्चों उसको टेक्निकल वर्ड्स में क्या बोला जाता है? डिविडेंड बांटा जा रहा है। क्या बोला जाता है बच्चों? डिविडेंड बांटा जा रहा है। तो यहां पर जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है और शेयर होल्डर्स के बीच में डिविडेंड बांटती है, लेकिन यहां पर डिविडेंड बांटना बड़ा फ्लक्चुएटिंग होता है। तो कंपनी का प्रॉफिट होगा तो कंपनी डिविडेंड बांटेगी, कंपनी में प्रॉफिट नहीं होगा तो कंपनी प्रॉफिट नहीं बांटेगी, और प्लस बाय चांस अगर प्रॉफिट हो गया तो कंपनी की मर्जी है कि वो कितना डिविडेंड बांटना चाहती है और कितना डिविडेंड नहीं बांटना चाहती। आई रिपीट, कंपनी की मर्जी होती है, जब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, कंपनी एज अ होल पूरी मिलकर डिसाइड करती है कि प्रॉफिट बांटना चाहिए और तो कितना बांटना चाहिए। मतलब क्या, अगर आप कंपनी के इक्विटी शेयर में पैसा लगाते हो तो प्रॉफिट कितना मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये डिसाइडेड नहीं होता। ठीक है, आई रिपीट, मिलेगा, कितना मिलेगा, मिलेगा भी नहीं मिलेगा, ये डिसाइडेड नहीं होता। ये ऑन स्पॉट डिसाइड किया जाता है, हर साल का अलग अलग डिसाइड किया जाता है। तो यहां पर जो बच्चों डिविडेंड होता है या प्रॉफिट होता है वो फ्लक्चुएटिंग होता है। आई रिपीट, क्या होता है बच्चों? ये फ्लक्चुएटिंग होता है इसका प्रॉफिट। ये चीज समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। और दूसरी चीज जो इसके अंदर हमको इंपॉर्टेंट है समझने वाली वो ये है कि बाय चांस कंपनी जब क्लोज होती है, आई रिपीट, जब कंपनी क्लोज होती है, अच्छा एक बात और बता दूं, जब कंपनी क्लोज होती है तो टेक्निकल वर्ड्स क्या यूज किया जाता है? लिक्विडेट। आई रिपीट, कंपनी क्या हो रही है? लिक्विडेट हो रही है। क्लोज को बच्चों क्या बोलते हैं? लिक्विडेट हो रही है। तो उस केस में जो भी बिजनेस में पैसा लगाया होता है शेयर होल्डर्स ने, उनको पैसा सबसे आखिर में मिलता है। मतलब क्या, अगर आपने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया हुआ है तो सबसे पहले जब बिजनेस बंद होगा तो सारे असेट्स को बेचा जाएगा, उसके बाद सारी लायबिलिटीज को, आई रिपीट, सारी लायबिलिटीज को पे ऑफ किया जाएगा, उसके बाद अगर कुछ पैसा बचता है तो वो शेयर होल्डर्स को वापस कर दिया जाएगा। या कुछ चीज समझ में आई? मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर कंपनी बंद होती है तो शेयर होल्डर कहेंगे भाई कंपनी बंद हो रही है, हमारे पैसे वापस करो, तो ऐसे पैसे वापस नहीं मिलते हैं। सबसे पहले यहां पर क्या किया जाता है? सारे असेट्स को बेचा जाएगा, उसके बाद सारी लायबिलिटीज का पेमेंट किया जाएगा, अगर उसके पास कुछ पैसा बचता है तो फिर वो इक्विटी शेयर होल्डर को दे दिया जाएगा। तो मतलब क्या, तो कंपनी अगर क्लोज होती है तो सबसे एंड में पैसा इनको क्या किया जाता है बच्चों? रीपे किया जाता है। या कुछ चीज समझ में आती? बहुत अच्छे। तो बच्चों मैंने इक्विटी शेयर के अंदर आपको मेन 3-4 चीजें बताई। सबसे पहला ये ओनरशिप को इंडिकेट करता है, इसलिए इसको ओनरशिप कैपिटल या फिर ओनर्स फंड भी बोला जाता है। कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है वो शेयर होल्डर में कितना बांटेगी, हर साल क्या फिक्स बढ़ता है? द आंसर इज नो। बटेगा बटेगा कंफर्म है? ये भी नो। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे प्रॉफिट है वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं। प्रॉफिट होगा तो बांटा जाएगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो कुछ नहीं बांटा जाएगा, ऑब्वियस ही बात है। इसके अलावा जब कंपनी क्लोज होती है तो सारा पैसा जो भी शेयर होल्डर्स का लगा होता है उनको सबसे आखिर में मिलता है, सारे खर्चे कटकटाने के बाद। मतलब कि आपने असेट बेचे, पैसा आया, उसके बाद सारी लायबिलिटीज का पेमेंट होगा, फिर कुछ अगर बचा तो सारा पैसा किसको मिल जाएगा? बचा वो पैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल जाएगा। आई होप ये आपको चीज समझ में आ गई होगी। अब बच्चों बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल के बारे में। तो यहां पर मैंने आपको बताया था, इसका मतलब यहां पर इनको प्रेफरेंस दी जाती है। तो बात आती है किस चीज की प्रेफरेंस दी जाती है? तो यहां पर बच्चों 2 चीज की प्रेफरेंस दी जाती है। पहला होता है डिविडेंड की प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, डिविडेंड की प्रेफरेंस का मतलब बच्चों क्या होता है कि कंपनी को अगर प्रॉफिट हुआ और कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं, कंपनी के पास इक्विटी शेयर्स भी हैं, तो पहले प्रॉफिट किसको बांटा जाएगा?
प्रेफरेंस को, क्योंकि नाम क्या है प्रेफरेंस शेयर्स, तो सबसे पहले प्रॉफिट किसको बांटा जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रॉफिट बांटा जाएगा। उसके बाद अगर कुछ प्रॉफिट बचता है तो फिर वो इक्विटी शेयर होल्डर को जाएगा। ये चीज क्लियर हो गया। तो पहला मैंने क्या बताया पॉइंट, किस चीज का प्रेफरेंस मिलता है, डिविडेंड का प्रॉफिट मिलता है, कि पहले इनको डिविडेंड दिया जाएगा उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाएगा। ये चीज क्लियर हो गया। अच्छा एक बात और इंपॉर्टेंट, इसमें जो डिविडेंड का अमाउंट होता है ना बच्चों, इसमें जो डिविडेंड का अमाउंट होता है वो फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, जब भी आप प्रेफरेंस शेयर्स खरीदते हो तो आपको खरीदते समय ही बता दिया जाएगा कि आपको कितना परसेंट डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, आपको परसेंटेज बता दी जाती है कि कितना परसेंट आपको डिविडेंड मिलेगा। 5% प्रॉफिट मिलेगा, 10% प्रॉफिट मिलेगा, 20% प्रॉफिट मिलेगा, 15% प्रॉफिट मिलेगा, आपको पहले से ही पता होता है। तो मतलब क्या, यहाँ पे जो डिविडेंड है या जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो फिक्स्ड होता है। ये चीज समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। तो डिविडेंड का पॉइंट मैंने बता दिया। और दूसरा बच्चों पेमेंट ऑफ कैपिटल, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। मैं जरा इक्विटी शेयर के संग ही कंपेयर करके बताऊंगा। जब कंपनी क्लोज होती है तो सबसे पहले क्या होगा, एसेट्स को बेचा जाएगा, उसके बाद सारी लायबिलिटीज को पेमेंट किया जाएगा, उसके बाद कुछ पैसा बचेगा। ठीक है, अब कंपनी के पास दोनों है, शेयर होल्डर्स है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी हैं और इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं। तो यहां पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस दी जाएगी और पहले उनका पैसा लौटाया जाएगा। उसके बाद अगर कुछ बचता है तब जाके फिर वो फिर किसके हिस्से में आएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स के हिस्से में आएगा। या कुछ चीज समझ में आई, सर थोड़ी बहुत आई, थोड़ी बहुत नहीं आई। मैं फिर से रिपीट करता हूं, प्रेफरेंस शेयर्स का नाम क्या है, प्रेफरेंस, इंपॉर्टेंस एक तरीके की। तो इंपॉर्टेंस को दो चीजों में मिलती है, किसके बदले में, इक्विटी शेयर होल्डर्स के कंपैरिजन उनको प्रेफरेंस या इंपॉर्टेंस मिलती है। पहला प्रॉफिट के केस में, तो अगर डिविडेंड बांटा जाता है तो पहले किसको डिविडेंड बांटा जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड बांटा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे फिक्स्ड होता है डिविडेंड, मतलब इतना ही मिलेगा, कंफर्म मिलेगा। ये आपको चीज समझ में आती है, बहुत बढ़िया। उसके बाद दूसरा पेमेंट होता है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, मतलब अगर कंपनी बंद होती है, ठीक है, या फिर जब रीपेमेंट की बारी आती है तो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले किसको पेमेंट किया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया जाएगा। तो इनके पास ये दो प्रेफरेंसेस होते हैं। ये चीज समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब बच्चों आगे बात करते हैं इसके अंदर। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर एक तो फ्लक्चुएटिंग प्रॉफिट, सबसे लास्ट में पैसा मिलेगा, ये रिस्क उठा रहे हैं, बिल्कुल रिस्क उठा रहे हैं। तो बच्चों जब ये रिस्क उठाते हैं ना तो इनको एक चीज मिल जाती है, इनको मिल जाती है वोटिंग पावर मिल जाती है। आई रिपीट, इनको क्या मिल जाती है, वोटिंग पावर मिल जाती है। जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं तो यही वोट करेंगे, इसके अलावा और कोई वोट नहीं करेगा, और यही मिलकर डिसाइड करेंगे। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अंदर बच्चों क्या होता है, यहाँ पे उनको प्रॉफिट भी फिक्स दिया जा रहा है, रीपेमेंट भी कैपिटल हो रहा था, इसलिए इनको कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं मिलते। ये आपको चीज समझ में आ रही है, इसमें इनको कोई भी वोटिंग राइट नहीं मिलते हैं। ये चीज मैंने आपको समझा दी। ओके, इसके अलावा बच्चों इसके अंदर एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, वो मैं आपको समझाता हूं। जो मैंने आपको कंपनी से पढ़ाया था तब मैंने आपको ये चीज समझा दी थी कि इनकी लायबिलिटी क्या होती है बच्चों, लिमिटेड होती है। लिमिटेड का मतलब क्या होता है, जितना पैसा आपके अंदर बिजनेस में लगाया हुआ है सिर्फ वही रिस्क पे रहेगा। आपके पर्सनल एसेट्स जो भी हैं, आपका पर्सनल पैसा जो भी है वो रिस्क पर नहीं है। अगर कंपनी में कुछ गलत होता है, कुछ घपला होता है, तो आपके घर के बर्तन नहीं बिकेंगे। आपने जो बिजनेस के अंदर पैसा लगाया है सिर्फ उतना ही रिस्क पे होगा, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। यह आपको चीज समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों अब जरा इसकी थ्योरी रीड करेंगे और फटाफट से इस टॉपिक को हम कंप्लीट भी कर देंगे। तो बच्चों थ्योरी को रीड करेंगे, क्या लिखा हुआ है, द कैपिटल ऑब्टेन्ड बाय इशू ऑफ शेयर इज नोन एज शेयर कैपिटल। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, पढ़ लिया। द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड शेयर। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको पैसा लगाना है तो एक शेयर कितने का, 1000 रुपए का होगा। हमने छोटे छोटे हिस्से कर रखे हैं, ठीक है। और इसको नॉमिनल वैल्यू बोला जाता है। नॉमिनल वैल्यू का मतलब कितने रुपए, तो 1000 रुपए का एक शेयर हमने एग्जांपल में दिया था, ठीक है। तो वही बच्चों उन्होंने एग्जांपल दे रखा है, if a company can issue 1 lakh shares of ₹10 each। तो बच्चों यहाँ पे 10 क्या हो जाएगा, नॉमिनल वैल्यू, 1000 क्या हो जाएंगे शेयर्स, और टोटल पैसा जो हमको रेज करना वो कितना है, 10 लाख रुपए। और जो शेयर को खरीदता है उसे क्या बोला जाता है, शेयर होल्डर बोला जाता है। ये चीज समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब दूसरा इन्होंने बोला टाइप्स ऑफ शेयर्स। तो टाइप ऑफ शेयर्स बच्चों कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे इक्विटी शेयर्स और दूसरे कौन से होते हैं, हमारे प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, ये भी चीज समझ में आ गई, ओके। इसके बाद बच्चों आप इक्विटी शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, आपसे प्लेन रीडिंग होगी, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इक्विटी शेयर्स के बारे में हम रीड करेंगे। क्या है इक्विटी शेयर्स, तो सबसे पहले जो भी मनी रेज किया जाता है बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर, तो उसे क्या बोला जाता है, इक्विटी शेयर कैपिटल बोला जाता है।
इक्विटी शेयर क्या रिप्रेजेंट करता है? ओनरशिप ऑफ द कंपनी। मतलब क्या? इक्विटी शेयर होल्डर्स आता है ट्रू ओनर्स ऑफ द कंपनी। इस चीज का ध्यान रखना। 10 कैपिटल रेज बाय इशू ऑफ शेयर इज आल्सो नोन एज ओनरशिप कैपिटल या फिर ओनर्स फंड। ठीक है, क्या लिखा हुआ? इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ प्री रिक्विजिट टू द क्रिएशन ऑफ कंपनी। क्रिएशन, प्री रिक्विजिट का मतलब क्या बच्चों? मतलब क्या होता है? नेसेसरी। तो इक्विटी शेयर कैपिटल का होना नेसेसरी अगर आपको कंपनी अगर क्रिएट करनी है तो। तभी मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में कैपिटल सब्सक्रिप्शन बताया था कि आपको शेयर्स इशू करने पड़ते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो यहां पे क्या दे रखा है? इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट गेट फिक्स डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रॉफिट में हिस्सा। प्रॉफिट जब बांटा जाता है उसे बोलता है डिविडेंड। तो इक्विटी शेयर को कोई फिक्स डिविडेंड नहीं मिलता, बट किस बेसिस पे मिलता है? जितना कंपनी पैसा कमाएगी उस हिसाब से आपको पैसा बांटा जाएगा। ठीक है, उनको रेजिडुअल ओनर्स भी बोला जाता है। रेजिडुअल का मतलब बचा हुआ, जो भी बचा हुआ। क्यों? सिंस दे रिसीव व्हाट इज लेफ्ट, मतलब जो बचता है लास्ट में सिर्फ वही दिया जाता है, इसलिए इनको रेजिडुअल ओनर्स भी बोला जाता है। तो एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई इक्विटी शेयर होल्डर्स आर आल्सो नोन एज रेजिडुअल ओनर्स। तो आप इसका आंसर क्या देंगे? बिकॉज दे receive what is left after all other claims on company's income and asset have been settled। मतलब क्या? कि जितना भी लेनदार थे वो पैसा ले गए, उसके बाद जो बचता है उनको इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है, इसलिए उसको रेजिडुअल ओनर्स भी बोला जाता है। तो 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, दे एंजॉय रिवॉर्ड एज वेल एज बियर द रिस्क ऑफ ओनरशिप। मतलब क्या? प्रॉफिट हुआ तो सारा उनका, पैसा बचा तो सारा उनका, और नहीं बचा तो कुछ भी नहीं उनका। तो मतलब ये उनको रिवॉर्ड भी मिलता है और ये रिस्क भी लेते हैं, पूरा पूरा रिस्क लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने बोला क्या है? इनकी जो लायबिलिटी होती है बच्चों, वो क्या होती है? लिमिटेड होती है। जितना पैसा उन्होंने बिजनेस के अंदर लगाया सिर्फ उतना ही माना जाता है। इसके अलावा इनके पास राइट टू वोट होता है। ठीक है, बिजनेस के अंदर हमने बताया था आपको, सारे शेयर होल्डर्स मिलकर बिजनेस नहीं चला सकते क्योंकि बहुत सारे होते हैं, इसलिए एक टीम अपॉइंट करते हैं, डायरेक्टर्स की टीम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसे हम बोलते हैं। तो ये उनको सेलेक्ट करते हैं, तो इसके लिए वोट करते हैं। तो इक्विटी होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होते हैं किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। तो वही बात इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, further through their right to vote these shareholders have a right to participate in the management of the company। तो कंपनी को चलाने के लिए इंटरफेरेंस कर सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसके जरा मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पता तभी तो चलेगा कि आपको इक्विटी शेयर इशू करने चाहिए या फिर आपको प्रेफरेंस शेयर इशू करने चाहिए। तो बच्चों, इक्विटी शेयर्स के लिए उन्होंने मेरिट क्या दे रखा है? इक्विटी शेयर्स आर सुटेबल फॉर इन्वेस्टर हु आर विलिंग टू एज्यूम रिस्क फॉर हायर रिटर्न्स। मतलब इक्विटी शेयर्स किसको खरीदने चाहिए? जो हायर रिस्क ले सकता है। रिस्क का मतलब क्या होता है? या तो ज्यादा प्रॉफिट या ज्यादा लॉस, जो जिसमें जिगरा है वही इक्विटी शेयर्स खरीदना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने क्या बोला है? पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इक्विटी शेयरहोल्डर इज नॉट कंपलसरी। मतलब क्या? प्रॉफिट हुआ नहीं बांट रहे, क्यों नहीं बांट रहे? हम फर्दर बिजनेस के अंदर यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, या कितना बांट रहे हैं इसकी कोई कंपल्शन नहीं होती है। तो इस केस में कंपनी के ऊपर कोई भी बर्डन नहीं होता कि उनको प्रॉफिट बांटना ही बांटना है। ये चीज क्लियर हो गया? देयर इज नो बर्डन ऑन द कंपनी। ओके, अच्छा क्या लिखा हुआ इसके आगे? इक्विटी कैपिटल सर्व एज अ परमानेंट कैपिटल। ये परमानेंट कैपिटल होती है, अगर एक बार बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट हो गई तो उसके बाद आप पैसा बाहर नहीं निकाल सकते। एक ही टाइम पर बाहर निकलती है जब कंपनी बंद होती है, कंपनी लिक्विडेट होती है। और तब भी पैसा कब मिलता है? सारे क्लेम्स खत्म करने के बाद उनको पैसा मिलता है। ठीक है, तो वही बात इन्होंने यहां पर लिखी हुई है, रीड करेंगे। इक्विटी कैपिटल सर्व एज अ परमानेंट कैपिटल एज इट इज टू बी रीपेड ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। ये चीज समझ में आई? ओके, इसके बाद उन्होंने क्या लिखा हुआ है? एज इट स्टैंड लास्ट इन द लिस्ट ऑफ क्लेम्स। मतलब क्या? जिन जिनको पैसा चाहिए होता है ना, हमको पैसा दो, हमको पैसा दो, हमारा पैसा लगाओ बिजनेस के अंदर, तो इनको सबसे लास्ट में पैसा मिलता है। ठीक है, पहले क्रेडिटर्स को दिया जाता है, फिर हमारे जो जिनको लोन लिया होता उनको दिया जाता है, बाद में कुछ बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा मिलेगा। इसके अलावा इक्विटी कैपिटल प्रोवाइड क्रेडिट वर्दीनेस। ठीक है, क्रेडिट वर्दीनेस मतलब आपको उधार दिया जा सकता है, आप उधार के काबिल हो। क्यों? अगर इक्विटी शेयर है मतलब लोगों ने पैसा इसके अंदर लगाया हुआ है, मतलब आप उधार के काबिल हो, आपको उधार दिया जा सकता है। तो जिस कंपनी में इक्विटी शेयर्स होते हैं तो उसे उधार के काबिल माना जाता है और लोग उनको पैसा दे सकते हैं। ठीक है, लोन दे सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? और जब भी आप इक्विटी शेयर्स इशू करते हो और लोगों से पैसा लेते हो तो आपको कोई भी एसेट को गिरवी नहीं रखवाना पड़ता। क्यों? क्योंकि आप उनको ऐसा ओनर मान के ला रहे हो। भैया ओनर को थोड़ी ना पैसे
अगर मैं आपको बोलूं कि यार मेरे बिजनेस में पैसा लगा दो, तू भी मालिक बनेगा, तो मैं आपको कोई चीज गिरवी थोड़ी ना रखवाऊंगा। क्यों नहीं रखवाऊंगा? क्योंकि आप भी तो मालिक हो, वो चीज आपकी तो हो गई। अपनी चीज को अपने पास कौन गिरवी रखवाता है? तो वही बात इन्होंने यहां पर लिखी हुई है। फंड्स कैन बी रेज थ्रू इक्विटी शेयर विदाउट क्रिएटिंग चार्ज ऑन द असेट्स। चार्ज का मतलब होता है गिरवी वगैरह रखवाना। तो इक्विटी शेयर से जब हम पैसा लेते हैं तो किसी भी तरीके का चार्ज, किसी भी तरीके की गिरवी नहीं होते हैं असेट्स, ठीक है। और लास्ट क्या लिखा हुआ है? डेमोक्रेटिक कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? डिसीजन, वोटिंग पावर लेना, ठीक है, मिलकर डिसाइड करना। तो जैसे कि शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होता है, इसलिए ये डेमोक्रेटिक कंट्रोल होता है। मिल बांट कर ये बिजनेस को चलाते हैं, मैनेजमेंट को चलाते हैं। ये चीज समझ में आ गई? बहुत अच्छी। आगे रीड करेंगे इसके लिमिटेशंस की। बच्चों लिमिटेशंस क्या है? सबसे बड़ी जो लिमिटेशन है वो ये है कि जिसको चाहिए कि मुझे रेगुलर इनकम चाहिए और फिक्स्ड इनकम चाहिए, आई रिपीट, जिसको कोई बोलता है कि मुझे रेगुलर इनकम चाहिए और फिक्स्ड इनकम चाहिए, तो वो इक्विटी शेयर होल्डर में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा। ये चीज क्लियर हो गया? तो क्या लिखा हुआ है? इन्वेस्टर हु वांट्स स्टेडी इनकम, मतलब उसको परमानेंट इनकम चाहिए, हर साल कुछ ना कुछ इनकम चाहिए, मे नॉट प्रेफर इक्विटी शेयर्स। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स होते हैं, कोई फिक्स्ड नहीं होता, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स इज जनरली मोर एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड थ्रू अदर सोर्सेस। मतलब क्या? जब आप इक्विटी शेयर्स इशू करते हो और वहां से पैसा लेकर आते हो तो उसमें खर्चा ज्यादा करना पड़ता है, आपको बड़े स्केल पे एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग फीस भरनी पड़ती है। इससे तो बैंक से लोन ले लो, इससे तो कहीं से और जगह से पैसा उठा लो, या बिजनेस का ही पैसा जो आपने प्रॉफिट कमा वो इन्वेस्ट कर दो। तो इक्विटी शेयर से जब पैसा उठाते हो तो उसमें खर्चे ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसके अलावा में क्या लिखा हुआ है? इशू ऑफ एडिशनल इक्विटी शेयर्स डाइल्यूट वोटिंग पावर एंड अर्निंग्स ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो क्या है? अगर आपके पास ऑलरेडी कंपनी में शेयर्स हैं और आप और शेयर्स इशू करना चाहते हो तो और मालिक आ जाएंगे, है ना। आप जब इक्विटी शेयर होल्डर इशू करते हो तो वो ओनर्स होते हैं कंपनी के, तो जितने ज्यादा शेयर इशू करोगे उतने ज्यादा ही ओनर्स होंगे, और जितने ज्यादा ओनर्स होंगे तो आपका कंट्रोल पकड़ में रहेगा या आपका कंट्रोल ढीला पड़ जाएगा? आपका कंट्रोल ढीला पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वोटिंग पावर उनके पास भी तो जाएगी। ये चीज समझ में आ रही है? और प्रॉफिट ज्यादा लोगों में बटेगा, तो ऐसे केस में आपका कंट्रोल भी कम हो जाता है, आपकी वोटिंग राइट भी कम हो जाता है, और आपकी जो प्रॉफिट होता है पर पर्सन भी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही कम कम शेयर हर एक के हिस्से में आएगा, ठीक है। और लास्ट इन्होंने क्या दे रखा है? बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज और बहुत ज्यादा प्रोसीजरल डिलेस होता है while raising funds through equity shares। मतलब जब आपको इक्विटी शेयर्स के थ्रू पैसा मार्केट से रेज करना होता है तो ऐसे केस में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज को हमको फुलफिल करना पड़ता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी पूरी इक्विटी शेयर्स के बारे में। बहुत बढ़िया। अब बच्चों बात करते हैं हम प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। मैं आपको प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। इनको प्रेफरेंस मिलता है किसमें? डिविडेंड में। पहले डिविडेंड इनको मिला जाएगा, वो भी फिक्स रेट में मिला जाएगा, और दूसरा जब कंपनी बंद करेंगे तो रिपेमेंट भी इनको पहला किया जाएगा। इनके पास वोटिंग पावर नहीं होता, ये भी मैंने आपको चीज बताई थी, ठीक है। तो एक बार रीड करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में क्या लिखा हुआ है। द कैपिटल रेज्ड by issue of preference share is known as preference share capital। बहुत बढ़िया। और preference share capital को preferential पोजीशन मिलती है, एक हायर पोजीशन मिलती है ओवर इक्विटी शेयर होल्डर उनके कंपैरिजन में दो तरीकों से। पहला तरीका क्या है? रिसीविंग फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। रिसीविंग फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मतलब उनको 10%, 5%, 20% पहले से फिक्स होता है कि कितना परसेंट को दिया जाएगा। और दूसरा रिसीविंग देयर कैपिटल। तो जब कंपनी बंद होती है, कंपनी लिक्विडेट होती है, कंपनी का लिक्विडेशन होता है, तब पहले पैसा किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा। उसके बाद अगर कुछ बचा तो वो इक्विटी शेयर होल्डर के पास जाएगा। ये मैंने आपको चीज समझा दी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं बच्चों, इसको मैं रीड करा देता हूं एक बार। रिसीविंग अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। वही बात उन्होंने बोली है, इक्विटी शेयर होल्डर को पैसे देने से पहले किसको प्रॉफिट दिया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा दिया जाएगा। आगे क्या दे रखा है बच्चों? रिसीविंग देयर कैपिटल आफ्टर क्लेम्स द कंपनीज क्रेडिटर हैव बीन सेटल्ड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, ठीक है। तो जब कंपनी को लिक्विडेट करते हैं, बंद करते हैं, तो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले ही पैसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिल जाएगा, ठीक है। बच्चों ये जो पैराग्राफ दे रखा है ना, ये वाला पैराग्राफ, ये मैं आपको जब डिबेंचर्स पढ़ाऊंगा ना, आई रिपीट, जब मैं आपको ये वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा ना डिबेंचर्स, उसके बाद ही मैं आपको ये चीज समझा पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर डिबेंचर से थोड़ा सा कंपेयर किया गया। तो जब तक मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया ही नहीं है तो फिर मैं आपको ये पैराग्राफ अभी के लिए छुड़वा रहा हूं, लेकिन जब मैं डिबेंचर्स वाले टॉपिक पर आऊंगा तो फिर मैं दोबारा इस पैराग्राफ पर आऊंगा, फिर आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो अभी के लिए माफी, ठीक है। तो ये पैराग्राफ हम बाद में पढ़ेंगे। अच्छा,
अ कंपनी कैन इशू डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, तो आप अलग अलग तरीके के प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो। पहला बच्चों क्या है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, और दूसरा क्या है, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। बड़ा ही सिंपल है बच्चों, हमने 10th क्लास के अंदर, अभी आप 11th में आए तो 10th क्लास के अंदर हमने मीन मोड मीडियन पढ़ी थी, और मीडियन के अंदर हमने एक पॉइंट पढ़ा था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, याद आ रहा है कुछ? हाँ सर याद आ रहा है। क्या होता था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी ऐड होती चली जाती थी, याद आ रहा है आपको कुछ? बहुत बढ़िया। तो ऐसा ही कुछ इसके अंदर भी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कंपनी के पास इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ, आई रिपीट, कंपनी के पास इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ, अगले साल भरमार वाला प्रॉफिट हुआ, मतलब इतना प्रॉफिट हुआ कि भाई साहब मजा ही आ गया। तो कि जिसके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी शेयर होंगे वो कहेगा पिछले साल का भी प्रॉफिट दो और इस साल का भी प्रॉफिट दो। ये आपको चीज समझ में आई? क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, इकट्ठा, पिछला भी इस बार का भी। ये आपको चीज समझ में आई? तो जिसके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, तो अगर पिछले साल का प्रॉफिट अगर नहीं मिला होता और जिस साल प्रॉफिट होता है तो पिछला सारा प्रॉफिट उनको दिया जाएगा। ये चीज समझ में आ गई? और नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, जिस साल प्रॉफिट होगा उसी साल उनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड दे दिया जाएगा, और जिस साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो भैया राम राम। ये चीज समझ में आ गई? लेकिन किसी पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो उसको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इस साल प्रॉफिट नहीं भी हुआ तो चलेगा, अगले साल जब प्रॉफिट होगा तो इस साल के भी मिलेंगे और उस साल के भी मिलेंगे। ये चीज समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। आगे बच्चों पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। नाम में कुछ हल्का हल्का लग रहा है, पार्टिसिपेट करना मतलब किसी चीज में इन्वॉल्व होना। अब बच्चों मान के चलो कंपनी के पास प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो मैंने आपको पहले क्या बोला था, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड दे दिया जाएगा जितना भी बनता है, उसके बाद जितना भी बचेगा वो किसको दिया जाएगा, वो इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है। मैंने आपको ये चीज बताई थी। लेकिन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है कि पहले डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा प्रॉफिट बचता है या जितना भी प्रॉफिट बचता है फिर वो बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में फिर से बांटा जाएगा। सर ये चीज बाउंसर गई, फिर से समझाता हूं। पहले एक एग्जांपल देता हूं, आप और आपका भाई, ठीक है, आपका छोटा भाई, ठीक है, पापा लेकर आए चॉकलेट, कितनी चॉकलेट लेकर आए, 2 चॉकलेट लेकर आए। तो पहली चॉकलेट किसको दी, छोटे भाई को दी। ये चीज क्लियर हो गया? वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, पहली चॉकलेट उसको दी। उसके बाद कितनी बची, एक चॉकलेट बची, वो किसको मिलनी चाहिए थी, वो इक्विटी को मिलनी चाहिए थी, वो आपको मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, पापा ने वो भी चॉकलेट आप दोनों में बांट दी। मतलब क्या कि छोटे भाई के पास 1.5 चॉकलेट गई और आपके पास आधी चॉकलेट आई। तो वैसे ही पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर जिसके पास होता है, पहले उसमें उनको प्रेफरेंस डिविडेंड दिया जाता है जो उनका फिक्स होता है, उसके बाद जितना भी प्रॉफिट बचता है उसमें भी वो हिस्सेदारी मांगते हैं, उसमें भी वो पार्टिसिपेट करते हैं कि इस प्रॉफिट में भी हमारा हिस्सा बनता है। या कुछ चीज समझ में आ गई? तो उस केस में भी इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बराबर प्रॉफिट बांटा जाता है। और नॉन पार्टिसिपेटिंग के अंदर क्या होता है, एक बार दे दिया बस काम खत्म, अब दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पहले आपको प्रॉफिट दे दिया, उसके बाद जो हुआ वो किसका, वो हमारा किसका, इक्विटी शेयर होल्डर का। ये चीज समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। इसके बाद बच्चों आता है कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। नाम से पता लग रहा है कि कुछ ना कुछ कन्वर्ट हो रहा है, बदल रहा है। तो बच्चों कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या होता है कि आप प्रेफरेंस शेयर्स दो और बदले में इक्विटी शेयर ले लो। आप कन्वर्ट भी करा सकते हो, आप एक्सचेंज भी करवा सकते हो। ये आपको चीज समझ में आई? तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है, एक टाइम के बाद आपने बोला नहीं मुझे प्रेफरेंस शेयर नहीं चाहिए, मुझे इक्विटी शेयर चाहिए, तो आप प्रेफरेंस शेयर दोगे और बदले में आपको इक्विटी शेयर मिल जाएंगे। और नॉन कन्वर्टेबल का मतलब आपको पता लग ही गया होगा कि वो जो कन्वर्ट नहीं हो सकते। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब बच्चों लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स की मेरिट्स और डीमेरिट्स। 5 मिनट का टॉपिक और मैंने आपको बोला था क्लास थोड़ी लेंथी हो जाएगी, पर बच्चों डिटेल में समझाना बहुत जरूरी था क्योंकि ये क्लास 12th में भी काम आएगा, अकाउंट्स में, बिजनेस स्टडीज दोनों में काम आएगा और प्लस फर्दर लाइफ में काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों प्रेफरेंस शेयर के बारे में क्या दे रखा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर प्रोवाइड रीजनेबली स्टेडी इनकम, ठीक है, आपको स्टेडी इनकम मिलती है, रेगुलर इनकम मिलती है। क्यों? क्योंकि आपको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। और सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, आपको पैसा वापस मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा क्या है, ये किन लोगों के लिए फिजिबल है, जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। इक्विटी शेयर ज्यादा रिस्क वालों के लिए था क्योंकि उसमें
जितना प्रॉफिट बचेगा सारा खुद का, हुआ तो पूरा, नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं। लेकिन यहां पर क्या है, लो रिस्क है, मतलब आपको एक फिक्स परसेंट तो मिलेगी ही मिलेगी। इसके अलावा इट डज नॉट अफेक्ट द कंट्रोल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स ओवर द मैनेजमेंट एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर डज नॉट हैव वोटिंग राइट्स। मतलब क्या, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स में उंगली नहीं कर सकते कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, नहीं, इनके पास कोई वोटिंग राइट है, ये उंगली नहीं कर सकते। ठीक है, आगे क्या दे रखा है बच्चों, पेमेंट ऑफ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर मे एनेबल अ कंपनी टू डिक्लेयर हायर रेट्स ऑफ डिविडेंड फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स इन द गुड टाइम। यही बात तो मैंने आपको बोली थी, हायर रिस्क मतलब क्या, किसी दिन भरमार पैसा प्रॉफिट कमाया तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो उतना फिक्स परसेंटेज ही मिलेगा, लेकिन उसके बाद जितना प्रॉफिट हुआ वो किसका, वो इक्विटी शेयर होल्डर का हुआ। तो वही चीज उन्होंने लिखी हुई है, फिक्स रेट देने के बाद अगर प्रॉफिट ज्यादा हुआ, अच्छा समय चल रहा है कंपनी का, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए भरमार पैसा मिल सकता है। इसके बाद उन्होंने आगे पॉइंट में क्या दे रखा बच्चों, रीड करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव अ प्रेफरेंशियल राइट ऑफ रीपेमेंट ओवर इक्विटी शेयर होल्डर इन इवेंट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। मतलब वही, जब कंपनी बंद होगी तो पहला पैसा उनको दिया जाएगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर डज नॉट क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ चार्ज अगेंस्ट एसेट्स ऑफ द कंपनी। मतलब क्या, जब आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पैसा लेते हो कंपनी के लिए तो कोई भी एसेट गिरवी नहीं रखवाया जाता, क्योंकि वो भी तो मालिक ही एक तरीके के। बट मालिक ऐसे हैं जिनको वोटिंग राइट नहीं है, बट प्रॉफिट पहले मिलेगा, रीपेमेंट पहले मिलेगा। ये चीज क्लियर हो गया, ओके। अब बच्चों बात करते हैं इसके लिमिटेशंस के बारे में। ठीक है बच्चों, मैं आपसे माफी चाहता हूं, क्लास लंबी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का मतलब क्या है, दे आर नॉट सुटेबल फॉर दोस हु आर विलिंग टू टेक रिस्क एंड इंटरेस्टेड इन हायर रिटर्न्स। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा नहीं है जो ज्यादा पैसे की इच्छा रखते हैं, जो ज्यादा रिस्क रख सकते हैं। तो जो ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, जो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, जिनको हायर पैसा चाहिए, वो इक्विटी शेयर की तरफ जाते हैं। और जिनको लगता है कि नहीं यार मैं ज्यादा रिस्क नहीं लेता, मुझे परमानेंट कुछ ना कुछ तो इनकम मिलनी ही चाहिए, इतनी तो मिलनी चाहिए एटलीस्ट, तो वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पे जाते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डाइल्यूट्स द क्लेम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स ओवर द एसेट्स ऑफ द कंपनी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी तक मैंने आपको बोला था कि इनको प्रेफरेंस मिलता है किस चीज में, पहले डिविडेंड इनको दिया जाएगा, रीपेमेंट पहले इनको किया जाएगा। तो ऐसे में इक्विटी शेयर होल्डर क्या बोलेंगे, सारा पैसा तो यही ले गए, है ना। तो इक्विटी शेयर होल्डर की तरफ से इनकी तरफ एक नुकसान है कि ये पैसा पहला इनको मिलता है, तो इक्विटी शेयर होल्डर के पास कुछ बच भी सकता है और कुछ नहीं भी बच सकता, तो ये उनके लिए रिस्क होता है। तो वही बात उन्होंने बोला है, जो भी इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा बनता है वो उनको तब मिलेगा पहले प्रेफरेंस को देने के बाद। अगर प्रेफरेंस पूरा ले गए तो उनके पास शायद ही ऐसा हो, मुश्किल सिचुएशन में हो तो उनके पास कुछ भी ना बचे। वही चीज उन्होंने बोली है, द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट मैं अभी छुड़वा रहा हूं क्योंकि डिबेंचर्स मैंने आपको पढ़ाया नहीं। चलो मैं हिंट देता हूं, डिबेंचर का मतलब होता है पब्लिक से लोन लेना। डिबेंचर का मतलब क्या होता है, पब्लिक से लोन लेना। जैसे अभी तक हमने पब्लिक से ओनरशिप में पैसा लिया, आप हमारी कंपनी के शेयर में पैसा लगाओ तो हम आपको ओनर बनाएंगे। लेकिन हम पब्लिक से लोन के तौर पे पैसा ले रहे हैं, हम बैंक के पास नहीं जा रहे लोन लेने के लिए, हम पब्लिक से कह रहे हैं कि आप हमको लोन दो। तो हाँ, आप जब पब्लिक से लोन लेते हैं तो उसे डिबेंचर बोलते हैं। क्यों डिबेंचर बोलते हैं वो बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में जब हम डिबेंचर्स पढ़ेंगे। लेकिन जब पब्लिक से लोन लेते हैं तो उसे डिबेंचर बोला जाता है। तो प्रेफरेंस के केस में हमको प्रेफरेंस डिविडेंड ज्यादा देना पड़ता है, और पब्लिक से जब लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट कम देना पड़ता है। ये चीज समझ में आ गई, बहुत अच्छे। तो वही लिखा हुआ है, द रेट ऑफ डिविडेंड, परसेंटेज की बात हो रही है, ये ज्यादा होता है किससे, जब पब्लिक से लोन लेते हो उसके इंटरेस्ट रेट से। ठीक है, महंगा ये है। As a company, as the dividend on these shares is to be paid only when the company earns profit। मतलब क्या, जब प्रॉफिट होगा तब ही बांटा जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं बांटा जाएगा। तो ऐसे केस में लोगों को लग सकता है यार मजा नहीं है, इसको छोड़ो रहने दो, तो लोग इसमें नॉट इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या दे रखा है, टैक्स सेविंग्स बच्चों नहीं होती। ये कोई खर्चा नहीं है, डिविडेंड बांटना कोई खर्चा नहीं होता, प्रॉफिट बांटना कोई खर्चा नहीं होता। तो जब ये कोई खर्चा नहीं होता तो आपका टैक्स भी नहीं बचता, क्योंकि बल्कि इस पे तो टैक्स लगता है, प्रॉफिट पे तो टैक्स लगता है, इसलिए कोई टैक्स सेविंग्स नहीं होती। तो बच्चों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमने बहुत ज्यादा डिटेल में आज कुछ बड़ा ही ज्यादा डिटेल में पढ़ लिया। तो बच्चों मैं आपको इक्विटी शेयर्स के बारे में पूरा डिटेल में समझाया, शेयर्स क्या होते हैं, कंपनी के अंदर थोड़ा सा हिस्सा, उस हिस्से की एक वैल्यू होती है, इसको नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं, उस हिस्से को शेयर बोलते हैं, और जो उस हिस्से को खरीदता है उसे शेयर होल्डर बोलते हैं, और उस पूरे पैसे को शेयर कैपिटल बोलते हैं। शेयर इन द कैपिटल,
शेयर कैपिटल, कंपनी की कैपिटल में आपका हिस्सा है, उस कैपिटल को क्या बोला जाता है, शेयर कैपिटल बोला जाता है। फिर हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया दोनों के मेरिट्स, डीमेरिट्स वगैरह, और हमने टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी देखे। तो बच्चों दैट्स इट फॉर द टुडे सेशन। आई होप आपको मजा आया होगा पढ़ने के लिए, हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया। टिल देन अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों को ख्याल रखिए, और बेवजह घर से बाहर मत निकलिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।